इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर फोटोसिंथेसिस। अब जैसा कि तुम सब बच्चे जानते होगे दैट फोटोसिंथेसिस यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट से है बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, तो फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस करना या सिंथेसाइज करना। तो प्लांट यहाँ पे क्या करता है, सनलाइट एंड अपने एक पिगमेंट जो कि होता है क्लोरोफिल, इन दोनों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को वो कन्वर्ट कर लेता है इनटू ग्लूकोज। एंड यहाँ पे नीचे देखो केमिकल मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6। सो प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज कर रहा है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट कन्वर्ट्स दीज टू इनटू ग्लूकोज, जो कि वो यूज करता है एज फूड एंड बाद में वो कन्वर्ट करके स्टार्च के फॉर्म में से हो जाता है, अभी हम आगे देखेंगे। एंड यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, साथ में यहाँ पे बन रहा है वाटर एंड ये वाटर भी पानी कहीं ना कहीं यूज कर लेगा प्लांट। एंड उसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है जो कि प्लांट की किसी यूज की नहीं है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए एंड कहीं पे अगर कोई पुराने पेड़ लगे हैं तो उन्हें कट नहीं करना चाहिए, खासतौर पे जंगल्स को नहीं कट करना चाहिए बिकॉज जंगल्स में लाखों पेड़ होते हैं एंड कहीं ना कहीं वो हमारे जो कंजम्पशन की ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए जंगल बहुत सालों में तैयार होते हैं, उनको कभी भी कट नहीं करना चाहिए। कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं पूरा पूरा जंगल साफ कर देते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है एनवायरनमेंट के प्रति। कहीं ना कहीं वहां के पेड़ पौधे खराब होते हैं, उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, वहां के एनिमल्स भी मर जाते हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। और बाकी ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये सबसे पैसे के पीछे जाते हैं, पूरा जंगल साफ कर देते हैं। अभी रिसेंट में ऐसा तुमने देखा भी होगा, पूरा पूरा मुंबई के पास का आर्य जंगल साफ कर दिया गया, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है। खैर ये सब अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब आई होप तुम लोग समझ गए होगे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस फूड, राइट। और यहाँ पे लाइट और क्लोरोफिल का यूज होता है एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे दिस इक्वेशन या रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तुम्हारे सिलेबस में भी है रिएक्शन, तो अच्छे से इसको देख लेना, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। फिर इसके बाद अब यहाँ पे एक सब्सटेंस आ जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का बहुत ही ज्यादा खास रोल है फोटोसिंथेसिस में बिकॉज क्लोरोफिल ही तुम्हारा कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन कराता है। सो क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल एक केमिकल सब्सटेंस है एंड इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की हमें दिखाई देती हैं। अब ये होता कहां पे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, देखो जो प्लांट सेल्स होते हैं इसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, राइट। न्यूक्लियस होता है एंड और सारे भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसी में से प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने बगल में बनाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डायग्राम काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सो ये क्लोरोप्लास्ट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर तुम देखोगे, ये ओवल शेप बॉडी है और इसके अंदर अगर झांक के देखोगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा गया है, तो ये डायग्राम फॉर्म में मैंने बना दिया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू विल फाइंड सम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। बोरे की तरह, ऐसे अगर खाली बोरी होगी उस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। ये एक के ऊपर एक पाइल्ड अप होते हैं, जैसे मान लो किताबें तुम एक के ऊपर एक रख देते हो, उसी तरह थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं पाइल्ड अप होके। एंड बेसिकली इन्हीं थाइलाकॉइड्स की वॉल्स में, इनर वॉल्स में तुम्हें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। सो क्लोरोफिल कहां मिलेगा, फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स कहां होंगे, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो तुम्हारे प्लांट सेल की एक छोटी सी अंदर ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उन थाइलाकॉइड्स की वॉल्स में तुम्हें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। इसीलिए थाइलाकॉइड्स बुक में अगर देखोगे ये ग्रीन कलर के बने होते हैं, तो ये है यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है दैट यहाँ पे स्टोमेटा है। स्टोमेटा का तुमने स्ट्रक्चर 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, मतलब अर्लियर क्लासेस में तुम देख चुके होगे। स्टोमेटा तुम्हारा इस तरह का कुछ होता है, यहाँ पे इट इज प्रोटेक्टेड बाय 2 गार्ड सेल्स। यहाँ पे गार्ड सेल देख लो बने हुए हैं। अब ये गार्ड सेल करते क्या है, ये गार्ड सेल का काम ये होता है, ये डिसाइड करते हैं कि कब स्टोमेटा को ओपन करना है, कब स्टोमेटा को क्लोज करना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गार्ड सेल ने यहाँ पे इस जगह पे ओपन कर रखा है और जब ये क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे जो बीच का तुम्हारा स्टोमेटल पोर होता है वो पूरा क्लोज हो जाता है। सो गार्ड सेल ही डिसाइड कर रहे हैं कि कब स्टोमेटा को ओपन करना है, कब स्टोमेटा को क्लोज करना है। सो ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे क्या होता है, देखो तुम्हारे सिलेबस में पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी है। पहले ये तुम्हारा शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी होती थी, बट वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गई। आज के समय जो न्यू थ्योरी है वो हम ये वाली यूज करते हैं, यही तुम्हारे कोर्स में। ओके, तो K प्लस आयन कंसंट्रेशन थ्योरी हमें क्या बताती है कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड गार्ड सेल फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस एटीपी। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट एंड गार्ड सेल्स में होगा, ये भी हरे कलर के होते हैं। जो गार्ड सेल्स यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स,
इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है एंड ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करेगा एंड फोटोसिंथेसिस करके ये बनाएगा एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी बेसिकली तुम्हारा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है। फिर इसके बाद में एटीपी इज यूज्ड टू पंप K प्लस आयंस इनटू गार्ड सेल्स। अब ये जो एटीपी बनेगा ये क्या करेगा? ये एक्टिवली पंप करता है K प्लस आयंस इनटू दी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में तुम्हारे पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब इन आयंस के कंसेंट्रेशन से बढ़ने से होगा क्या? इंक्रीज्ड K प्लस आयन कंसेंट्रेशन मेक्स दी गार्ड सेल हाइपरटोनिक। अब यहां ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट लगने लगेगा। ये तुम्हारे जो गार्ड सेल हैं ये बन गए हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक हो जाएंगे मतलब कि इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, पानी की इनमें कमी हो गई। तो जब पानी की इनमें कमी हो गई तो ये आसपास के सेल से क्या करते हैं? वाटर ड्रॉ कर लेते हैं। सो वाटर इज ड्रॉन इनसाइड और कहीं ना कहीं गार्ड सेल क्या बन जाते हैं? गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड। गार्ड सेल हो जाएंगे टर्जिड। तो टर्जिड होके ये कैसे हो जाएंगे? ये फूल जाएंगे और ये कहीं ना कहीं हो जाते हैं ओपन। सो फाइनल स्टेप क्या हो जाता है? गार्ड सेल ओपन एंड द स्टोमेटल पोर तुम्हारा ओपन हो जाता है। तो ये तुम्हारा प्रोसेस होता है ओपनिंग का। अब ये इसी चीज का उल्टा तुम सोच लो, रात में रिवर्स हैपन एट नाइट। नाइट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा गार्ड सेल में, पोटेशियम आयन वापस से चले जाएंगे, ये तुम्हारा फ्लैसिड हो जाएगा गार्ड सेल और कहीं ना कहीं ये क्लोज कर देगा तुम्हारे इस स्टोमेटल पोर को। सो आई होप ये कंसेंट्रेशन थ्योरी तुम्हें समझ में आई होगी। ये जितने स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज इन योर कोर्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं तुमसे। एंड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रक्चर एंड K प्लस आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी ये जरूर से देख लेना। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक है दी फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे दो फेजेस में होती है फोटोसिंथेसिस। एक होता है तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट फेज जिसको तुम यहाँ पे फोटोकेमिकल फेज भी कहते हो, और एक तुम्हारा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। यहां पे पहले इसको डार्क फेज भी कहा जाता था। पहले इसको हम डार्क फेज भी कहते थे बट धीरे धीरे फिर ये अलग कट कर दिया गया बिकॉज डार्क फेज से बच्चों को क्या लगता था कि ये अंधेरे में होता होगा, रात में होता होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डार्क फेज है तो ये सिर्फ रात में ही होगा, ये दोनों साथ साथ होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, जो लाइट डिपेंडेंट फेज है और लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, इसीलिए अब नाम करेक्ट करके लाइट इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ये दोनों साथ ही साथ होते हैं एक के बाद एक, राइट, और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो ये एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा एक रात में होगा, साथ साथ होते हैं। बस फर्क ये है कि एक में लाइट लगती है और एक तुम्हारा लाइट इंडिपेंडेंट होता है। एक को लाइट चाहिए, एक बिना लाइट के भी हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो चलो देखते हैं दोनों फेजेस में क्या क्या होता है। सो सबसे पहला हमारा है लाइट डिपेंडेंट फेज। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले तुम्हारा लाइट रिसीव करेगा क्लोरोफिल और क्लोरोफिल हो जाएगा एक्टिवेटेड। अब ये क्लोरोफिल एक्टिवेट होके क्या करता है? सबसे पहला काम ये करता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, अब लिसिस कहीं भी आ जाए समझ जाओ ब्रेक डाउन हो रहा है, और फोटो मतलब लाइट। ओके, तो सीधी सी बात है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की हेल्प से कुछ ब्रेक हो रहा होगा, कुछ ना कुछ। क्या ब्रेक होता है? सो यहां पे याद कर लो, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ H2O। पानी को ब्रेक करता है कहीं ना कहीं ये क्लोरोफिल। तो क्या होगा? यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लेता है लाइट की प्रेजेंस में ये H+ आयन और ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन बाद में कंबाइन होकर O2 बना लेते हैं, वो अलग चीज है। तो यहां पे H+ आयन रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन आयंस रिलीज होंगे, कंबाइन होकर ऑक्सीजन बनके वो कहीं ना कहीं उड़ जाएंगे बाहर। तो यहां पे ये हो जाएगा ऑक्सीजन और H+ आयन बने, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे बिकॉज H+ आयंस बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। तो ये तुम्हारा कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल। यही है तुम्हारा फोटोलिसिस। इंडिपेंडेंट फेज में क्या चीज हो रही है? पहला तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एंड मेन जो चीज यहां पे हो रही है वो हो रही है फोटोलिसिस, यानी कि पानी तुम्हारा ब्रेक डाउन हो रहा है H+ आयंस और ऑक्सीजन, ये चीज है। तो यहां पे एंड रिजल्ट क्या होगा? अब ये जो H+ आयन निकला है ये रुकेगा तो है नहीं, कुछ इसका भी काम होगा। तो एंड रिजल्ट ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पे एंड रिजल्ट इज कि ये जो H+ आयंस निकलते हैं ये तुम्हारे पिकअप किए जाते हैं बाय निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये स्टेप भी पूछा जाता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये याद कर लेना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो NADP+ आयन ये क्या करता है? मतलब यहाँ पे NADP होगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयन बना लेता है। तो NADP+ ये H+ आयन कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐड करेगा और क्या बनाएगा? ये बना लेगा NADPH। NADPH ये बना लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या हुआ? H+ आयन तुम्हारा जुड़ गया जाके NADP से और ये बना लेगा NADPH। सेकंड यहाँ पे क्या होगा? सेकंड एंड रिजल्ट ये है कि ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिलीज हो जाती है, ये तो तुम्हें फोटोलिसिस में ही मैंने दिखा दिया था, ऑक्सीजन इज रिलीज। नाउ अगला स्टेप क्या है? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हुए थे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड
टू कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी। अब ये जो एडीपी होता है इसमें एनर्जी कम होती है, लेकिन जो एटीपी है, एटीपी एडेनिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डी मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और टी का मतलब ट्राई, तो ट्राई वाले में ज्यादा एनर्जी होती है, मोर एनर्जी रिच कंपाउंड, तो एटीपी में ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके ये जो एडीपी है इसमें एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया जाता है, तो ये बना लेता है एटीपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो तीसरा एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, देखो पहला तो ये हो गया, एनएडीपी में H मिला, एनएडीपीएच बन गया, दूसरा ऑक्सीजन रिलीज आउट हुई, तीसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एडीपी में उसको कन्वर्ट करा देता है एटीपी में बाय एडिंग फॉस्फेट। तो इस प्रोसेस को हम एक नाम से बुलाते हैं, ये जो प्रोसेस है ना पूरा, एडीपी में फॉस्फेट मिला और एटीपी बना लिया, ये जो पूरा कन्वर्जन है, इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो तुमसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर तुमसे यहाँ पे रिएक्शन पूछ सकता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेना। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगा, यहाँ पे एडीपी प्लस फॉस्फेट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी। तो ये एटीपी क्या होता है, इट इज अ मोर एनर्जी रिच कंपाउंड, एंड यही तुम्हारा प्लांट के द्वारा यूज किया जाएगा और काम को करने के लिए। तो चलो इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा आ जाता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है दैट ये भी साथ ही साथ होगा, दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है, ये दिन में ही होगा, फोटोसिंथेसिस के साथ साइमल्टेनियसली चलता है, बस इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन से ज्यादा फेज होगा। ओके, तो ये है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसको देख लेते हैं। तो यहां पे रिएक्शंस इन दिस फेज डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट, एंड यहाँ पे डिटेल्ड रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये ध्यान रखना। कोर्स से अगर तुम देखोगे सिलेबस से तो डिटेल्ड रिएक्शन नहीं है, बट ऊपर ऊपर से तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे होंगे। तो समझते हैं। देखो जो लाइट डिपेंडेंट फेज में हमारा NADPH बनता है, तो लाइट इंडिपेंडेंट वाले में यही NADPH ब्रेक हो जाता है अगेन इनटू NADP, एंड यहां पे रिलीज होते हैं H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन आर रिलीज। अब ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, these hydrogen combine with carbon dioxide by utilizing ATP एनर्जी। ATP एनर्जी जो बनी थी लाइट डिपेंडेंट वाले में, तो ATP एनर्जी क्या कराती है, ये हाइड्रोजन को कंबाइन कराती है CO2 के साथ, एंड अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज। अब ये जितना सुनने में लग रहा है उतना इजी तो होगा नहीं, डिफिकल्ट है, इसीलिए क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है पूरा पूरा, बट तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए कि NADPH कन्वर्ट होगा NADP और H+ आयन में। H+ आयन जो रिलीज होंगे क्या होंगे, H+ यानी कि हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्या फॉर्म करेगी, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6। डायरेक्टली नहीं बनता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ने रिएक्शंस, बिकॉज दे आर नॉट इन दी कोर्स, बट इतना पता होना चाहिए तुम्हें। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है, लेटर दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, एंड बाद में क्योंकि ग्लूकोज को डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू स्टार्च, एंड यही बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि फाइनल तुम्हारा एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च के फॉर्म में, मतलब फूड तुम्हारा सेव हो जाएगा प्लांट के अंदर, राइट। एंड ये जो प्रोसेस है तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, ये तुम्हारा प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन। इसके बारे में आगे जाके तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कई सारी मतलब मॉलिक्यूल्स मिलकर लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, एंड बेसिकली यही प्रोसेस तुम्हारा होता है पॉलीमराइजेशन। इसके बारे में आगे तुम देखोगे, चाहो तो इसको नेट पे भी देख सकते हो, दैट ग्लूकोज यहाँ पे चेंज हो जाएगा स्टार्च में, ये याद रखना। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है अडेप्टेशंस इन प्लांट और लीव्स, मतलब प्लांट की लीव्स में क्या अडेप्टेशंस हुए हैं ताकि ज्यादा अच्छे से वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। यहाँ पे कुछ तुम याद करो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 2 या 4 याद कर लोगे सफिशिएंट होते हैं। तो पहली चीज तो है लार्ज सरफेस एरिया होता है प्लांट की लीव्स का, ताकि वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, ज्यादा सनलाइट रिसीव कर सके। फिर उसके बाद लीव्स आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री, लीव्स में ही परपेंडिकुलर होती हैं कहीं ना कहीं सनलाइट ताकि ज्यादा उस पे आए। फिर उसके बाद क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ टू अलाउ लाइट टू एंटर फ्रीली। तो यहाँ पे क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस में ट्रांसपेरेंट होंगे ताकि ज्यादा लाइट आ सके अंदर। अगर ये ना याद हो तो चौथा याद कर सकते हो, न्यूमरस स्टोमेटा, मतलब कि स्टोमेटा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं प्लांट की लीफ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, और जितना ज्यादा गैसेस तुम्हारी लीफ के अंदर आएंगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होकर वहां पे फूड प्रोड्यूस हो पाएगा, ये है। और लीव्स तुम्हारी थिन होती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। क्लोरोप्लास्ट आर कंसंट्रेटेड ऑन दी अपर लेयर्स ऑफ द लीफ, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अपर लेयर ऑफ द लीफ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं ताकि वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिसीव करें और फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो इसमें 2-4 याद कर लो, जितने मैंने मार्क किए ये वाले याद कर सकते हो, राइट। इतने सफिशिएंट है एडेप्टेशन। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एंड ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो
इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा है। यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ही मैं बता रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट है लाइट, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है कि तुम लाइट की मात्रा बढ़ा दो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दो, तो ये इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेसिस को। भाई जितनी ज्यादा लाइट दोगे, जितना ज्यादा CO2 दोगे, उतना ज्यादा खाना बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बढ़ाते चले जाओगे, तुमने डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कर दिया तो बढ़ते ही चला जाएगा। एक लिमिट तक ही बढ़ता है, अप टू अ लिमिट इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है ये रेट। नाउ इसके बाद अगला होता है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस को, बट अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भी अगर तुम टेम्परेचर को राइज करोगे तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। एंड कहीं ना कहीं अगर अब 40, इंडिया में तो 45 डिग्री तक भी जाता है टेम्परेचर, तो अब अगर 40 टू 45 डिग्री अगर तुम जाते हो तो प्लांट के अंदर सारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी, एकदम बंदी हो जाएगी। फिर इसके बाद चौथा वाटर। तो वाटर यहाँ पे अगर कम पानी डालोगे कम फोटोसिंथेसिस होगा, बिकॉज ये तो डायरेक्ट तुम्हारा रिएक्शन में ही काम आता है पानी। तो जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा फॉर फोटोसिंथेसिस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सारे। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे एक्सपेरिमेंट्स का। तो एक्सपेरिमेंट में जो कुछ बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है सबसे ज्यादा, वो कौन सी हैं वो देखो। सबसे पहला होता है एक स्टेप इसमें डी स्टार्चिंग। कभी कोई पूछ लेता है कि डी स्टार्चिंग क्या होता है, तो डी स्टार्चिंग का मतलब क्या है कि आप प्लांट को अंधेरे में रख दो 24 घंटे या 48 घंटे के लिए। बुक में 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक दिया हुआ है। तो इतने टाइम के लिए तुम जब प्लांट को अंधेरे में रखते हो तो ऑब्वियसली वो कोई फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसमें स्टार्च नहीं सेव हो पाएगा, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होगा ग्लूकोज, तो स्टार्च में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जितना खाना होगा वो सारा का सारा प्लांट खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा, तो प्लांट के अंदर स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है, लीव्स बिकम फ्री फ्रॉम स्टार्च, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डी स्टार्चिंग। डी का मतलब होता है रिमूव करना और स्टार्च को रिमूव करना, तो इसीलिए डी स्टार्चिंग। क्या करना है, प्लांट को ऐसे अंधेरे में रख देना है, अंधेरे कमरे में, उसमें पत्तियों में स्टार्च की मात्रा खत्म हो जाएगी, प्लांट सारा खाना कंज्यूम कर लेगा, बना तो पाएगा नहीं। अब तुम ही हो, तुम्हारी मम्मी कहीं चली जाए, खाना बनेगा नहीं, जितना तुम्हारे घर में रखा होगा तुम सब खा जाओगे, चिप्स वगैरह, क्या होगा, खाने के बिना तुम बचोगे। तो वही चीज है, लीव्स बिकम फ्री फ्रॉम स्टार्च। तो ये है, लीव्स तुम्हारी स्टार्च फ्री हो जाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी स्टार्चिंग। अब आयोडीन टेस्ट, ये पूरा टेस्ट वैसे अगर ना भी पढ़ो तो उतना सफिशिएंट है, बट एटलीस्ट तुम्हें मेन इसका की पॉइंट पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप किया जाता है ताकि सेल्स उसके किल हो जाएं। फिर उसके बाद लीफ को बॉयल किया जाता है, किसमें, मिथाइलेटेड स्पिरिट में, ताकि उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाए। यहां पे क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट में लीफ को बॉयल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद में जब कलरलेस हो जाएगी लीफ पूरी, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट तो नहीं बट व्हाइट हो जाएगी, तब यहाँ पे उसको फिर से पानी में डाला जाता है, ये तुम इग्नोर कर सकते हो। फिर उसके बाद मेन स्टेप, इसके बाद मिथाइलेटेड स्पिरिट में डालने के बाद जब कलर उसका उड़ गया, पूरा क्लोरोफिल चला गया उसमें से, तब लास्ट स्टेप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम लीफ में ये डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन, प्योर आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। अब यहां पे कलरलेस लीफ में अगर कोई कलर का चेंज हुआ, अगर तुम्हारी लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई, यानी कि इसका मतलब क्या है, दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ, मतलब ये स्टार्च का टेस्ट है बेसिकली। और अगर तुम्हारी लीफ कलरलेस रह जाती है, अगर तुम्हारी लीफ में कोई भी कलर शो नहीं होता है, देन उसका मतलब क्या होता है, दैट नो स्टार्च इज फाउंड इन द लीफ। तो अगर लीफ कलरलेस है तो यहां पे देयर इज नो स्टार्च। अगर लीव्स तुम्हारी कन्वर्ट हो रही है इनटू ब्लू ब्लैक, ठीक है, अगर तुमने आयोडीन सोल्यूशन डाला और लीफ का कलर तुम्हारा ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, दैट मींस स्टार्च इज प्रेजेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट लीफ का कलर क्या हो जाएगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, द लीफ विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, पहले कलरलेस होगी लीफ बिकॉज उसको डी स्टार्च करके फिर हमने क्या किया है, मिथाइलेटेड स्पिरिट में डाल दिया, तो कलरलेस हो गई लीफ। अब कलरलेस लीफ पे जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो अगर वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गई, यानी कि स्टार्च उसमें होगा, एंड अगर वो कलरलेस ही रहती है तो उसका मतलब है नो स्टार्च इज फाउंड। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, एंड इसको तुम कितने भी टाइम्स कह सकते हो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी ऐसे छोटे छोटे सवाल भी यहां से निकल के आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है तुम्हारा लीफ वाला। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे हम एक डी स्टार्च वाला प्लांट लेते हैं और उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक कागज लगा देते हैं कटआउट करके, फिर उसको धूप में रख देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जितना कटआउट तुम्हारा है बीच में, वहां पे तो फोटोसिंथेसिस होगा और स्टार्च इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद प्लांट की लीफ को तोड़ के हम वही सारा कुछ करते हैं, टेस्ट वगैरह, और उसके बाद में जब टेस्ट करते हैं इस पे आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, पहले मिथाइलेटेड स्पिरिट में जाके इसको कलरलेस बनाएंगे, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जहां जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ वहां तो डार्क कलर हो गया, यहां स्टार्च बना, तो यानी कि यहां पे स्टार्च प्रेजेंट है बिकॉज ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। और जहां जहां पे पेपर था,
जहां जहां पे पेपर था ये हिस्सा कलरलेस ही रहता है, ये हिस्सा कलरलेस रहता है, मतलब यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या जस्टिफाई कर रहा है, दैट जहां पे सनलाइट मिला, सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है, ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का है, बट क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्सपेरिमेंट का, ये कई बच्चे नहीं समझ पाते। तो इस वाले में ऑब्जेक्टिव क्या है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड जो टेस्ट है वो सब देख लो। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा एक्सपेरिमेंट आ जाता है ये वाला। यहां पे जैसे मान लो क्या है, यहां पे जो की पॉइंट है CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस वाले एक्सपेरिमेंट में, यहां पे द की पॉइंट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे तुमसे पूछ सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम ये होता है कि ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब्स CO2। तो ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, तो अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचता है इस पर्टिकुलर फ्लास्क में। तो जब CO2 नहीं बचेगा तो ये जो लीफ का पार्ट तुमने अंदर डाल रखा है इसमें, यहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो जब तुम इसका प्रॉपर आयोडीन टेस्ट वगैरह करोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि इसका देखो इतना हिस्सा क्या है, इतना हिस्सा कलरलेस है, दिस इज कलरलेस, इसका मतलब इतने में फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, दैट कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे थी बाहर वाले हिस्से में, यहां तो हो रहा है स्टार्च टेस्ट, यहां तो कंप्लीटली पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ, बट जितना हिस्सा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फ्लास्क में था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा था, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। तो यही तुम्हारा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस वाला एक्सपेरिमेंट। यहां पे तुमसे KOH का यूज पूछ सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये है यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पे है दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रिला की ऐसे एक ट्यूब लेते हैं और इसको ऐसे एक मतलब फनेल में उल्टा करके ऐसे रख देते हैं और ऊपर लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे हम पानी भर देते हैं पूरा ऊपर तक। होता क्या है कि थोड़े समय के बाद हमें दिखता है कि ये पानी में भले डूबा हुआ है, यहां पे थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन बनाएगा और ऑक्सीजन बनके तुम्हारी इस तरह निकल जाती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। यहां पे एक हेडिंग थोड़ा गलत हो गई है, दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहां पे ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिकॉज रिक्वायर्ड थोड़ी करता है प्लांट, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे देखो होगा क्या कि ये जो हाइड्रिला तुम्हारा है नीचे, अब पानी में भी इसको थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही जाएगा, या फिर इसमें जितना भी एब्जॉर्ब होगा पहले से वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो जो बबल्स निकल के आ रहे हैं, ये जो बबल्स निकल के आ रहे हैं ये तुम्हारे ऑक्सीजन बबल्स हैं, एंड कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तुम्हारी इस जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगी और यहाँ पे इस तरह एयर गैप बन जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इस चीज का ये टेस्ट है। और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रिला की ट्विग ली जाती है, ये देख सकते हो, राइट। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या जस्टिफाई कर रहा है, दैट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और यही सब चीजें हैं इसमें। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमारी बुक के थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का आ जाता है, विच इज कार्बन साइकिल। इसको देख लेते हैं क्या है। तो कार्बन साइकिल ये है तुम्हारा, कार्बन साइकिल का मतलब ये होता है कि पूरे एनवायरमेंट में कार्बन कहां कहां कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, इसको देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां पे देखो कार्बन साइकिल, सबसे पहले यहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, राइट, और ये एयर से जाती है प्रोड्यूसर्स में, ये तुम्हारे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स का मतलब प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खाना प्रोड्यूस करते हैं खुद के लेवल पे। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर्स ने ग्लूकोज मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्ट बनाया, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया स्टार्च में, तो प्लांट के अंदर स्टार्च फॉर्म में फूड स्टोर्ड है। अब उस प्लांट को खाएगा कौन, हर्बीवोर्स खाएंगे, और फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स एनिमल खाएंगे, वो सब चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स ने जो बनाया वो एनिमल्स ने कंज्यूम किया, और फिर एनिमल्स भी एक लेवल के बाद जब उनका लास्ट टाइम आ जाएगा, वो चले जाएंगे इस दुनिया से, तब उसके बाद में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तब उसके बाद में उसको बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोज कर देती है, एंड सिंपल यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेज में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में और भी ऑर्गेनिक मैटर में वो डिकम्पोज हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। और जितनी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है वो तुम्हारा एयर के फॉर्म में वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। तो यहाँ पे देखो डीके में या फिर रेस्पिरेशन जब ऑर्गेनिज्म करता है तब, और कंबशन यानी कि जब आग जलाया जाता है लास्ट मोमेंट पे, तब यहाँ पे कंबशन में, डीके में या रेस्पिरेशन में, तीनों ही केसेस में तुम्हारा CO2 बनता है, एंड सबसे ऊपर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में ये तुम्हारी चली जाती है। तो होता यही है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में हो प्लांट ने कंज्यूम किया, प्लांट को दूसरे एनिमल्स ने कंज्यूम किया, एनिमल्स जब मरे उसके बाद उनको वो डिकम्पोज हुए, वो वापस से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में
चले जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये तुम्हारा कार्बन का साइकिल है। एंड इसके अलावा एक और चीज होती है, कभी कभी अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे मिट्टी में मिल गया, मैंने बताया था मिट्टी में मतलब मिल गया और डिकम्पोज हुआ, तो बहुत सालों के बाद जब डेड एंड डिकेइंग मैटर जमीन के अंदर पड़ा रहता है, तो हजारों लाखों सालों के बाद, हजार तो कम बोल दिया मैंने, बट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के बाद इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। तब ये तुम्हारा फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो तुम्हारे बैक्टीरिया का मैटर हो, चाहे तुम्हारा एनिमल मैटर हो, चाहे तुम्हारा प्लांट मैटर हो, ये सारा का सारा फॉसिल फ्यूल्स में यानी कि पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड एज पेट्रोल, डीजल, यही सारा कन्वर्ट करके इसको यूज किया जाता है। तो जब इसको बर्न करते हो वापस से, जब इसकी बर्निंग होगी, तब ये वापस से एयर में CO2 फॉर्म में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बन एक जगह टिक नहीं रहा, कार्बन तुम्हारा कहीं ना कहीं इधर से उधर, उधर से इधर कन्वर्ट होता जा रहा है। कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो इसमें होता है वो तुम्हारा ये वाला होता है, सबसे ज्यादा तुम्हारी CO2 प्रोड्यूस होगी, सबसे ज्यादा, और यही सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, बिकॉज ये जो CO2 होता है ये ग्रीन हाउस गैस होती है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को हीट अप कर रही है। दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये जो CO2 है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये तुमने पढ़ा भी हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये कहीं ना कहीं अर्थ में हीट को ट्रैप करती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो CO2 ज्यादा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। तो वही चीज है, इसीलिए कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज करो, लेस यूज फॉसिल फ्यूल्स करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स की वजह से अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर हो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को ये बढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो आई होप कार्बन साइकिल तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। इसका जो डायग्राम है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर तुमसे सवाल आ सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कैसे कंज्यूम करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, और कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, या मान लो डायग्राम ही बनाने के लिए आ गया, तो एटलीस्ट ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप कार्बन साइकिल भी पूरी तुम्हें समझ में आ गई होगी यहाँ पे, या हो सकता है डायग्राम बना के दे दें, यहाँ पे ब्लैंक डाल दे कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर्स किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस तुमसे पूछ लेगा, या फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बर्निंग या कंबशन से, ये तुमसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अगर आएगा तो ज्यादा मार्क्स का ही आएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसके ऊपर MCQ बन सकता है। ये बस यही हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। एंड आई होप कंप्लीट फोटोसिंथेसिस चैप्टर तुम्हें अभी अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर ये चैप्टर अच्छे समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर अभी भी कोई डाउट रह गया इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो तुम नीचे कमेंट्स में लिखे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर वहां पे कर दूंगा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर ऐसे ही और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हो, तो तुम हमारी इस क्लास 10 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। यहाँ मैंने ढेर सारे चैप्टर्स और भी कराए हुए हैं, एंड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, उन्हें भी तुम जाके देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर और भी किसी चैप्टर के ऊपर तुम वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो पे 5K लाइक्स का टारगेट है। एंड उसके अलावा अगर किसी भी और चैप्टर पे तुम्हें वीडियो चाहिए, तो उसको तुम नीचे कमेंट्स में लिख के भी बता देना, मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।